हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन इत्यादि से मिलकर बने हुए यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक था वह यूरिया था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नोमेनक्लेचर के नामकरण के मेथड्स के बारे में। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, उसके 3 मेथड हैं। जो सबसे पहला मेथड है नंबर 1, वो है रूढ़ पद्धति, या हम कहते हैं इसको सामान्य पद्धति। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है IUPAC पद्धति। ये 3 मेथड हैं कार्बनिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर यानी नामकरण के। इस वीडियो लेक्चर में जो सबसे पहला और जो सबसे पुराना जो मेथड है रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो मेथड है रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति के बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है रूढ़ पद्धति, ध्यान रखेंगे यह नामकरण की, यह कार्बनिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर की सबसे पुरानी विधि है। और इस विधि का, इस मेथड का बेस क्या है, आधार क्या है, तो वो ध्यान रखेंगे कि इसके अनुसार जो यौगिकों के नाम होते हैं वो उनके प्राप्ति स्रोत, उनके विशिष्ट गुण, स्थान और आविष्कार के आधार पर ही उनके नाम दिए जाते हैं। और स्पेशली जो हम ध्यान रखते हैं उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर हम उनको नाम देते हैं। ये जो मेथड है, इस मेथड की ड्रॉबैक ये है, कमी ये है कि नियमबद्ध न होने के कारण से इनके जो नाम हैं उनको हमें अलग अलग याद रखना पड़ता है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख यौगिकों के जो रूढ़ पद्धति में जो नाम हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिकों के रूढ़ नाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे सूत्र, और फिर लिखेंगे उसका रूढ़ नाम, और फिर हम लिखेंगे इसका स्रोत, सोर्स क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा है मैंने CH4। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये CH4 है इसका वैसे नाम तो होता है मैथेन, लेकिन जो ये CH4 है इसका अगर आप रूढ़ नाम देखें तो CH4 को हम कहते क्या हैं, CH4 को हम मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मार्स गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्रोत है वो क्या होता है, ये होते हैं मार्सी जो स्थान है। और जो मार्सी स्थान क्या होते हैं, ये होते हैं दली जो स्थान होते हैं, यहाँ पर ये अधिकता में पाई जाती है। यानी CH4 का जो सोर्स है वो क्या होते हैं, दलदली स्थान, जिनको हम मार्सी स्थान भी कहते हैं। इस आधार पर ही हम CH4 को जो रूढ़ नाम देते हैं वो क्या देते हैं, इसको हम मार्स गैस कहते हैं। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए आप यहाँ पर हमने ये लिया CH3 और यहाँ लगा लिया मैंने OH। और जो ये CH3OH है वैसे इसका नाम होता है मैथिल एल्कोहल। लेकिन जो CH3OH है इसका जो रूढ़ नाम है, ट्रैवल नाम है, वो आप ध्यान रखेंगे इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं काष्ठ
स्प्रिट भी कहते हैं। नाम क्या दिया मैंने? इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया काष्ठ स्प्रिट। अब आप जानते हैं काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी। इसका जो स्रोत है वो क्या होता है? इसका स्रोत होता है, इसको प्राप्त किया गया था लकड़ी यानी काष्ठ के भंजक आसवन के द्वारा इनको प्राप्त किया गया था। और इसके आधार पर ही जो CH3OH है उसको हम नाम देते क्या है? रुड नाम देते हैं काष्ठ स्प्रिट, वुड स्प्रिट कहते हैं। इसके आगे देखिए अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया HCOOH, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो ये HCOOH है इसका वैसे तो नाम होता है मैथेनोइक अम्ल, और जो ये HCOH है इसका अगर आप रुड नाम दोगे तो ध्यान रखेंगे इसको हम कहते क्या है? इसका रुड नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। और यहाँ देखिए कि जो ये फॉर्मिक अम्ल होता है इसका जो स्रोत होता है ये होता है लाल चींटियाँ, और जो लाल चींटियाँ जो होती हैं उनको लैटिन भाषा में कहते हैं फॉर्मिका। क्या नाम बताया कि इसका जो सोर्स है वो क्या होती हैं? ये होते हैं लाल चींटियाँ। और जो ये लाल चींटियाँ होती हैं इन्हीं को हम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। इसके आसवन द्वारा इसको प्राप्त किया गया था। इसके आधार पर ही जो HCOH है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल नाम देते हैं। इसके बाद अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3COOH, और जो यहाँ पे लिखा है CH3COH, इसका जो रुड नाम होता है ये आप ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ये जो एसिटिक अम्ल होता है ध्यान रखोगे कि ये क्या होता है? एक होता है सिरका, और जो ये सिरका होता है उसको लैटिन भाषा में कहते हैं एसीटम। में क्या होता है? ये उपस्थित होता है। इसीलिए एसीटम यानी सिरका में इसकी उपस्थिति के कारण से ही जो CH3COH होता है उसको हम एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह इसका रूढ़ नाम है, ट्रैवल नेम है। अगला यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं COOH, और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने COOH। जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसका जो रुड नाम होता है ये आप ध्यान रखेंगे, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। और जो ये ऑक्सैलिक अम्ल है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसको ऑक्सलेस, ऑक्सलेस नाम के पौधे से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था? ऑक्सलेस नाम के पौधे से। इसके आधार पर ही इसको नाम दिया गया क्या? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद हम अगला लेने जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर ये लिखा है मैंने NH2CONH2, और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है NH2CONH2, और आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है ये क्या है? यह
प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। और आप जानते हैं कि जो ये लिखा है मैंने NH2CONH2, इसका जो रुड नाम होता है ये क्या होता है? इसका रुड नाम होता है यूरिया। और ये जो यूरिया होता है इसका अगर सोर्स देखें, स्रोत देखें, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये क्या होता है? मूत्र, जिसे हम कहते हैं क्या अंग्रेजी में? यूरिन। यूरिन, URINE, यूरिन में उपस्थित होता है। और यूरिन में इसकी उपस्थिति के कारण से ही, मूत्र में इसकी उपस्थिति के कारण से ही इसको हम नाम देते हैं क्या है? रुड नाम देते हैं इसको हम यूरिया। और ये प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पर हम अगला ले रहे हैं C6H5CONHCH2COOH। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसको हम कहते क्या है? इसका जो रुड नाम होता है ये होता है हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक अम्ल। और जो ये हिप्यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक अम्ल है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसका जो सोर्स क्या होता है कि घोड़े को हम कहते हैं हिप्पस के मूत्र से इसको प्राप्त किया गया था। यानी जो घोड़ा होता है उसके मूत्र में ये उपस्थित होता है। इसके आधार पर ही इसको हम नाम देते हैं हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर हम अगला लेने जा रहे हैं CH3। ये हो गया CH, यहाँ लगा दिया आपने OH और यहाँ पर लगा दिया मैंने COOH। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका जो रुड नाम होता है ये आप ध्यान रखेंगे, ये होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। और जो ये लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल है इसका जो सोर्स होता है ये क्या होता है? ये होता है दूध, जिसको हम कहते हैं क्या है? इसको हम कहते हैं लैक्टम। में क्या होता है? ये उपस्थित होता है। और लैक्टम यानी दूध में इसकी उपस्थिति के कारण से ही इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये है OH, CH, COH, CH2, COH। जो ये यौगिक आप देख रहे हैं, इस यौगिक का जो रुड नाम है, ट्रैवल नेम है, वो होता है मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड। और ये जो यौगिक होता है इसको प्राप्त किया, इसका जो सोर्स है वो क्या होता है? सेब। और सेब को हम कहते हैं मैलम। और इसके आधार पर ही, मैलम के बेस पर ही इसको नाम दिया गया मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। ये इसका रुड नाम है। इसके बाद हम अगला लेने जा रहे हैं COOH, CH2, COH, COH, CH2, COH। और जो ये कंपाउंड जो आप देख रहे हैं इसका जो रुड नाम है, ट्रेवल नेम है, ये होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। इसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो क्या होता है? सिट्रस, यानी नींबू से इसको प्राप्त किया गया था। और नींबू को हम कहते हैं सिट्रस। उसके बेस पर ही इसको नाम दिया गया सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। इस टेबल में हमने कई कंपाउंड लिए जिनके हमने रुड नाम के बारे में बात की और उनके जो रुड नाम हैं, उनके जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके आधार पर दिए गए थे। रुड पद्धति में
एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि रूढ़ पद्धति में सीधी कार्बन श्रृंखला यानी अशाखित यौगिकों के लिए हम नॉर्मल यानी स्मॉल n शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि सीधी श्रृंखला युक्त अन्य वर्ग के यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला के सिरे पर उपस्थित हो तो उनके लिए भी हम नॉर्मल यानी स्मॉल n शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए हम इसको एग्जाम्पल लेके यहाँ हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3 CH2 CH2 और यह हो गया Ca3। इसमें आप देख रहे हैं लॉन्ग चेन लंबी श्रृंखला सीधी है। कितने कार्बन हैं? 4। सभी क्या हैं? एकल बंध। तो आप जानते हैं ये होता क्या है? ये 4 कार्बन वाली एल्केन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। क्योंकि इसमें चारों के चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं तो उसके नाम से पहले क्या लिखोगे आप? N लगा दोगे, स्मॉल n। तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा N ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ लिया आपने CH3 CH2 CH2 और यहाँ मान लिया मैंने कार्बन श्रृंखला की एक सिरे पर मैंने OH लगा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन हैं और तीनों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में हैं। तो 3 कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसे कहते हैं प्रोपिल। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले प्रोपिल और क्योंकि इसमें तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हैं तो इसके नाम से पहले क्या रहेगा? N प्रोपिल। और यहाँ OH लगा हुआ है और आप जानते हैं OH जिन यौगिकों के लिए लगा होता है वो यौगिक क्या होते हैं? वो होते हैं एल्कोहल। तो इसका यहाँ पर रूढ़ पद्धति में नाम क्या हो जाएगा? N प्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लिया मैंने CH3 CH2 CH2 और यहाँ लगा लिया मैंने COOH। अब आप देखें कि लंबी श्रृंखला क्या है? सीधी है। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 4। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं ये कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर उपस्थित है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N यानी नॉर्मल। 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूटायरिक एसिड, N ब्यूटायरिक अम्ल। ये इसका हो जाएगा रूढ़ पद्धति में नाम। इस प्रकार से जो नॉर्मल शब्द है उसका प्रयोग हम करते हैं रूढ़ पद्धति में। यहाँ पर हम बात कर रहे थे रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति के बारे में। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी शाखित यौगिक की संरचना में यदि एक सिरे पर निम्न समूह उपस्थित हों, निम्न समूह उपस्थित हों तो यहां देखिए आप, अगर किसी शाखित यौगिक की स्ट्रक्चर में अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो, देखो आप यहां पर ये लिखा है CH3 CH3 और यहां पर छोड़ दी मैंने वैलेंसी फ्री। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे इस समूह के लिए पूर्व लग्न के रूप में हम आइसो का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे? आइसो का प्रयोग करेंगे पूर्व लग्न के रूप में अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है शाखित यौगिक की संरचना में एक सिरे पर। इसी प्रकार से अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है
देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CH3, CH3, यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ लगा दी मैंने फ्री वैलेंसी। अगर यह समूह प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस समूह के लिए पूर्व लग्न के रूप में हम क्या करेंगे, नियो नियो का प्रयोग करेंगे। अब जो मैंने आपको यहां पर बताया है इसको हम एग्जाम्पल लेकर यहां पर हम समझ रहे हैं, उदाहरण लेकर। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा CH3, यहां लगा दिया CH2 और मैंने यहां लगा दिया CH3। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में से जो मैंने अभी आपको बताए हैं क्या कोई ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और आपको मैंने बताया था कि इस ग्रुप के लिए हम करेंगे क्या, आइसो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने पहले आइसो लिख दिया मैंने, पूर्व लग्न के रूप में, यानी नाम से पहले लिखा जाने वाला जो शब्द होता है वो कहलाता है पूर्व लग्न। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, और आप जानते हैं 5 कार्बन वाली एल्केन क्या कहलाती है, पेंटेन। तो इस कंपाउंड का जो ऋण पद्धति में नाम हो जाएगा वो क्या होगा, यह हो जाएगा आइसोपेंटेन। यह होगा इसका सामान्य पद्धति में नामकरण आइसोपेंटेन कहलाएगा। बिल्कुल सिमिलरली मैंने देखिए यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ लिया आपने CH3, यहाँ लगा दिया CH2 और मैंने यहाँ लगा दिया OH। इसका यहाँ पर अब हम सामान्य पद्धति में नाम देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो ये ग्रुप है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है ये ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इसका सामान्य पद्धति में नाम देंगे तो नाम से पहले मैंने बताया था पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखोगे आप, नियो। ये मैंने यहाँ पे लिखा पहले नियो क्योंकि इस ग्रुप के लिए हम पूर्व लग्न के रूप में क्या लगाते हैं, नियो। अब यहाँ देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, और आप जानते हैं 5 कार्बन वाला जो एल्किल समूह होता है ये होता है पेंटेल। तो ये हो गए यहाँ पर नियो पेंटेल। अब आप जानते हैं इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, OH, और OH क्या होता है, OH होता है एल्कोहल। तो इस कंपाउंड का जो सामान्य पद्धति में नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नियोपेंटेल एल्कोहल हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कार्बन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे इसको समझने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, एक हाइड्रोकार्बन ले लिया। देखिए ये लिखा CH3, ये हो गया CH, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ कार्बन है, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ पर भी लगा दिया CH3, और आगे लगा दिया मैंने यहाँ पर CH2 और आगे लगा दिया CH3। ये मैंने यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया। पहली बात ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं 1 डिग्री कार्बन, और जो ये 1 डिग्री कार्बन है इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। दूसरे होते हैं कौन से, 2 डिग्री कार्बन, और जो ये 2 डिग्री कार्बन है इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और तीसरे होते हैं कौन से, 3 डिग्री कार्बन, और जो ये 3 डिग्री कार्बन होते हैं इनको हम कहते हैं तृतीयक कार्बन। और चौथे प्रकार के जो कार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन, और जो ये 4 डिग्री कार्बन है
उनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं चतुष्क कार्बन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर जो मैंने हाइड्रोकार्बन लिया है, इसमें जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उनको हम पहचान करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, कोई कार्बन सीधा जितने अन्य कार्बन से बंधित होगा वह उसी प्रकार का कार्बन परमाणु होगा। देखिए आप, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन सीधा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये कार्बन कैसा हो गया, 1 डिग्री कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन। अब ये देखिए आप, ये कार्बन सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये कैसा कार्बन हो गया, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए आप, यहाँ पर यह कार्बन सीधा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए आप, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन यानी चतुष्क कार्बन। ये कैसा कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली सीधा जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये कैसा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। यहाँ देखिए, ये कार्बन सीधा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखिए आप, यहाँ पर डायरेक्टली कितने कार्बन से बंधित है, 1 से, तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री कार्बन। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो कार्बन सीधा जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वह उसी प्रकार का कार्बन होगा। तो 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन और चतुष्क कार्बन। इस प्रकार से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पर मैंने ये ले लिया CH3, C यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, और मैंने यहाँ लगा दिया क्या, OH ग्रुप लगा दिया। अब मुझे इसका नाम देना है, तो आप देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बताइए किस प्रकार कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से, दूसरा, तीसरा, यानी ये कार्बन सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। और आप जानते हैं 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं तृतीयक। अब आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन परमाणु कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, और आप जानते हैं 4 कार्बन वाला जो एल्किल समूह होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्यूटिल। तो इसका नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल। और यहाँ पर OH लगा हुआ है, और OH होता क्या है, ये होता है एल्कोहल। तो इसका जो सामान्य पद्धति में नाम होगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, CH3, और मैंने मान लिया यहाँ लगा दिया Cl। इसको अगर आप नाम दें तो आप देखेंगे ये कार्बन कैसा कार्बन, देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। और आप जानते हैं 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं तृतीयक। अब आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और आप जानते हैं 4 कार्बन वाला जो ग्रुप होता है एल्किल समूह, वो कौन सा होता है, ब्यूटिल। तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल। यानी कहने का अर्थ है कि जो ये समूह आप देख रहे हैं, इस समूह का नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल। और Cl लगा हुआ है, तो Cl के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड। तो इसका जो सामान्य पद्धति में नाम होगा ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। वर्तमान समय में कुछ यौगिकों को सामान्य नाम दिए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, कुछ वर्ष पूर्व ज्ञात कार्बन के नवीन रूप यानी C60 गुच्छे का नाम बक मिनिस्टर फुलेरीन
रखा गया, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है अल्पांतरिक गुंबदों के से मिलती जुलती होती है। और प्रसिद्ध अमेरिकी जो वास्तुशिल्पी हैं आर बुकमिनिस्टर फुलेर ने इन्हें लोकप्रिय बनाया था। कुछ यौगिकों के जो आयुपेशी नाम होते हैं जटिल होते हैं, अतः उनका जो सामान्य नाम है वह रखना आवश्यक हो जाता है। तो आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके सामान्य या रूढ़ पद्धति के बारे में हमने बात की। धन्यवाद।